इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम जो असल में जब टर्क्स की हुकूमत हिंदुस्तान में बनती है तो उस पे अब हम उस पे आ रहे हैं। तो अब आप देखिए जो तुर्क है या जिनको हम टर्क्स कहते हैं, उनका और इस्लामी मतलब दुनिया का जो आमना सामना होता है वो 9th सेंचुरी में होता है। अब यहाँ पे ना तो हम मतलब टर्किश हिस्ट्री पे बात करने वाले हैं कि हम सिल्जूक्स पे ottoman टर्क्स पे बात करें, ना हमारा सेंट्रल एशियन हिस्ट्री से कोई कंसर्न है। हमारा मतलब जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की या हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उस पे हम बात कर रहे हैं। तो 9th सेंचुरी में ये कॉन्टैक्ट होता है और आप इसमें देखिए कि ये आते किस रीजन से, जिसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो अरब जो सेंट्रल एशिया को जो स्टीप यानी जो घास के बड़े बड़े मैदान जिनको स्टीप लैंड हम कहते हैं, उस तमाम इलाके को अरब लोग यही मतलब वो इसको तुर्क यानी इन तमाम जो ये मैदान घास के मैदान थे इनमें रहने वाले लोगों को वो तुर्क, इसको हम तुर्क कहते हैं। तो ये एक लैंड लॉक्ड रीजन है जो कि यूक्रेन या रोमानिया से आप हंगरी से लीजिए, और ये चाइनीज़ वो जो वाल है, चाइना की जो वाल है वहाँ तक ये पूरा इलाका इसी सेंट्रल एशिया में आता है। अब इसको आप देखिए कि ये नॉर्थ में जो यूरल माउंटेन्स है, फिर वेस्ट में यही यूरल और कैस्पियन से सी से होके आता है, फिर जो बलकाश और बैकाल इसके दरमियान जो इलाका है उसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, जिसके साथ हमारा कंसर्न है। तो ये जिसको हम तुर्किस्तान भी कहते हैं, यानी जो तुर्किस्तान के जो इलाके हैं या इलाके थे वो इसी सेंट्रल एशिया में आते हैं। तो ये आप देखिए जिसको हम ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजिया और फिर चाइनीज़ तुर्किस्तान, ये जो मॉडर्न इलाके हैं या जो सोवियत रिपब्लिक के हिस्से थे वो तमाम इसी सेंट्रल एशिया या तुर्किस्तान में आते हैं। तो जिसको हम कहते हैं कि एक मोज़ेक, यानी इसमें जो पहाड़ थे, फिर डेजर्ट्स थे, फिर ओसिस थे, फिर स्टीप्स थे, फिर वैलीज थी, यही पूरा एक इलाका है जहाँ पे ये मतलब यहाँ से जो लोग निकले और फिर उन्होंने हुकूमत यहाँ पे बनाई। इसमें छोटे छोटे हिस्से भी है क्योंकि इनके साथ लगातार हम बात करते रहेंगे। तो उनमें आप देखिए ख्वारिज़म है, खुरासान है, ट्रांसोक्सियाना है, अच्छा सोगदियाना है, इसी तरह से फरगना है। ये तमाम इलाके माइक्रो रीजन्स इस सेंट्रल एशिया के हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके साथ हमारा कंसर्न है वो है ट्रांसओक्सियाना। ट्रांसओक्सियाना जिसको हम कहते हैं लैंड अक्रॉस ऑक्सस रिवर। तो ये रिवर जिसको कि हम ऑक्सस या ओमू दरिया और फिर जजरेट्स या सेर दरिया, इन दो के दरमियान जो इलाका है उसको ट्रांसओक्सियाना कहते हैं। और अरब लोगों ने इसी को नाम दिया था मावराउन नहर, यानी जो नहर के उस पार है, मावराउन नहर। और यहाँ पे अंग्रेजी में हम इसका लिखते हैं ट्रांसओक्सियाना, मावराउन नहर। आप देखिए जो मतलब ये जो मिडल है ऑक्सस और जजरेट्स के दरमियान या ओमू और सेर दरिया के दरमियान जो इलाका है, इसमें एक वैली है जो जहाँ पे एक रिवर फ्लोज, इसको हम कहते हैं ज़रफ़शान वैली। ज़रफ़शान असल में वहाँ पे एक रिवर है, तो उसी की वजह से उसका नाम ये पड़ गया है। तो एनिशिएंट में इसको सोगदियाना कहते हैं। और इसी में जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री के दो बड़े इंपॉर्टेंट और मशहूर टाउन्स है समरकंद और बुखारा, वो इसी वैली में पड़ते हैं। यानी जो ज़रफ़शान रिवर से ये वैली बनती है और इसको सोगदियाना, या अब इसके इंपॉर्टेंट टाउन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है समरकंद और बुखारा। अब देखिए कि इसमें एक और है जो अरल सी का साउथ का इलाका है, उसमें एक और बड़ा एक रीजन यहाँ पे बनता है जिसके साथ हमारा कंसर्न रहेगा, ख्वारिज़म या ख्वारिज़म जिसको हम पढ़ते हैं ख्वारिज़म, मॉडर्न खीवा का इलाका है। तो ये वेस्ट ऑफ ये साउथ ऑफ अरल सी है। फिर वेस्ट जो मावराउन नहर के मगरिब में या वेस्ट ऑफ ट्रांसओक्सियाना, तो इसको हम कहते हैं खुरासान। जो खुरासान है ये भी एक लैंड लॉक्ड रीजन है। तो सेंट्रल एशिया जो ज़्यादातर हमारे जो सोवियत यूनियन के जो रिपब्लिक्स रहे हैं, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या चाइनीज़ तुर्किस्तान एक्स्ट्रा, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट टाउन्स है उस पर हमने बात की। फिर ये जो मतलब आप देखिए इसको ट्रांसओक्सियाना, मावराउन नहर में जो मतलब समरकंद है, बुखारा है, इसी तरह से फिर ज़रफ़शान वैली है, फिर यहाँ पे ख्वारिज़म और खीवा का इलाका है।
اس میں آپ دیکھیے اسی علاقے میں ایک آپ دیکھیے ایک مطلب کچھ قبیلے ہوتے ہیں. ہمارا ٹرکس کے آریجن پہ کنسرن نہیں ہے کہ وہ اصل میں کہاں سے آئے تھے کیا آئے تھے, لیکن وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے اور ان اسٹیپ سے وہ ہو کے آتے تھے. تو یہ ویو آفٹر ویو یہاں سے آنا شروع ہو گئے. اب جو سٹیپس تھے یعنی جو بڑے یہ گھاس کے میدان تھے, تو اس پہ ایک ہی طرح کا ایک لائف سٹائل سپورٹ ہو سکتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں مطلب پیسٹورل نومیڈزم. یعنی یہاں پہ جو جانور ہے ان کو چرایا جاتا تھا اور یہاں لینڈ کو امپورٹنس نہیں تھی کیونکہ انوائرمنٹ ہی ایسا تھا جہاں پہ صرف یہی پیسٹورل نومیڈزم ہو سکتی ہے. تو ایک ہی طرح کی زندگی یہاں جیا جا سکتا تھا یہاں پہ. اچھا سیڈنٹری یہاں پہ نہیں تھا. اب اس سے ایک چیز وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی, تو مطلب سرچ جو ہوتا تھا گریزنگ لینڈ اسٹیپس یعنی پاسچر جو ان کے جانور تھے ان کے لیے گریزنگ لینڈ تلاش کرنا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ مطلب موبیلٹی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے ہارس یعنی جو گھوڑا ہے اس کی ایکسٹراڈنری امپورٹنس اس میں مطلب بڑھ گئی تھی اس پورے ایریا میں. ایک ویو تھی جو بہت پہلے فردوسی نے شاہنامہ میں بھی اس کو لکھا تھا کہ 2 ایریاز ہے ایران اور توران, اور جو ہمارا مطلب ایک جو پارٹ ہے جو آگزس ریور ہے وہ ان 2 کو تقسیم کرتا ہے. اور یہاں سے 2 یعنی توران میں باربیرینز رہتے تھے اور ایران میں ایک سویلائزڈ سوسائٹی رہتی تھی. یہ فردوسی کی ایک ویو تھی. یہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے تیوکیا جو آگزس آگوز اس نے یہاں پہ ان کا پہلا کنگڈم بنایا تھا. اب مسلمانوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ کب ہوتا ہے؟ وہ مسلمان جب ایسٹ کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے آگزس ریور کو کراس کیا یعنی وہ ماوراء النہر اس کو انہوں نے کراس کیا اور یہاں سے ان کا سامنا ہوتا تھا ان نومیڈک جو پیپل تھے جن کو ہم ٹرکس کہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا. جب کانٹیکٹ ہوا مسلمانوں نے ان کو ایک طرف دھکیل دیا تھا اور یہاں پہ ہی وہ جو ان کے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کو غازی کہتے تھے. یہاں محمود کو بھی ایک ٹائٹل دیا گیا ہے غازی کا. اور پھر جو وہاں پہ وہ مطلب آپ وہ بنکرز جن کو رباط کہتے تھے جو صوفی ٹرمنالوجی میں بھی استعمال ہوتی تھی. ان ٹرکس کی ایک خصوصیت کیا تھی؟ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ مطلب وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو لینڈ اسٹیٹس تھے جن کو دہقان کہا جاتا تھا, تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ مرسنریز لگاتے تھے. اب یہی مرسنریز دھیرے دھیرے کر کے ایک ملٹری اپیراٹس بن گیا اور وہ ایک جنگی قوم جیسی وہاں پہ بن گئی. تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کی جو فزیک تھی, پھر ہارس رائڈنگ تھی, یہ تمام چیزیں ان کو اسی مطلب چیز کی طرف لے جا رہی تھی کہ ایک وارنگ ریس یا ایک جنگی قوم بننے جا رہی تھی. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے, جب عباسیوں کا دور شروع ہوتا ہے یعنی پہلے جو مسلمان تھے وہ ان کو جانتے تھے, وہ شروع سے ہی جب وہ مطلب پرشیا کا کانکیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ مسلمان آتے ہیں ان کو ایک طرف دھکیل دیا جاتا ہے. لیکن جو عباسائڈ پیریڈ ہے یا بنو عباس کا جو پیریڈ آتا ہے اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے شروع کیا یہ ٹرکس کو ایز مرسنریز یعنی ان کو پیسے دے کے اپنی فوج میں لگائے. پھر ان کا ایک خلیفہ تھا جس کا نام تھا المعتصم کا پیریڈ آتا ہے 833 to 842 AD. تو معتصم وہ آدمی یا وہ خلیفہ تھا جس نے ٹرکس کو ایز باڈی گارڈز اپنے کورٹ میں لگا دیا. اب جب یہ باڈی گارڈز بن گئے تھے تو دھیرے دھیرے کر کے ان کا ایک بڑا اثر رسوخ وہاں پہ ملٹری میں بڑھ گیا اور پھر آگے چل کے وہ کنگ میکرز وہاں پہ بن گئے, یعنی ایک خلیفہ کو انہیں مار ہی دیا تھا تو یہ پھر کنگ میکرز بن گئے. اب سینٹرل ایشیا میں کیا ہوتا ہے؟ سینٹرل ایشیا میں جب ایسٹرن کیلیفیٹ جب عباسیڈ خلافت کا ڈیکلائن ہوتا ہے تو یہاں پہ مائنر انڈیپینڈنٹ ڈائناسٹیز وجود میں آتی ہے جو کہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو اس میں تہیریوں کا آتا ہے یعنی 820 to 72, پھر سمانی یا سمانائڈس آتا ہے 874 to 999, پھر سفارائڈس یا سفاری آتے ہیں جو 861 to 900, پھر زیارائڈس آتے ہیں زیاری 928 to 1042 AD, پھر واحدس آتے ہیں 932 to 1052. اسی طرح سے پھر ایکو ڈائناسٹی جس کے ساتھ ہمارا کنسرن رہے گا جن کو ہم غزنوائڈس کہتے ہیں. تو غزنوی بھی پرشینائزڈ
एथनिक टर्क्स थे, यानी महमूद गजनवी भी असल में एथनिसिटी उनकी भी टर्किश थी, वो भी असल में तुर्क ही थे। तो ये फिर बाद में मतलब यहाँ पे एक मेजर पावर जो बनते हैं, और फिर इसमें दो आते हैं, आप देखिए, एक है सल्जूकस, यानी जिन्होंने गजनवाइड से सेंट्रल एशिया में पावर लिया। सल्जूकस ने गजनवियों को सेंट्रल एशिया में हरा दिया और पावर लिया। फिर उसकी जगह पे वहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं ख्वारिज़म एम्पायर, ख्वारिज़मी शाह जो है, जिसका मशहूर है जलालुद्दीन शाह, जो अल्तमश के टाइम में यहाँ आता है। और फिर शंसबानी डायनास्टी, जिनके साथ ताल्लुक़ रखता है मोहम्मद गोरी, जिन्होंने इनको साइड में किया। तो ये वो डायनास्टीज है, और इन सब का जो रिश्ता बनता है वो टर्क से बनता है। इसमें आपको अब समझने वाली बात कौन सी है कि हिंदुस्तान में जब हुकूमत बनती है वो इन्हीं टर्क्स की बनती है। तो महमूद गजनवी के बाद यहाँ पे फिर गोरी, अब इस पे हम बात करेंगे, गोरी आता है, जो कि यही मतलब सिर्फ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये जो नोमैडिक मूवमेंट थी सेंट्रल एशिया में, उसी का एक्सटेंशन होता है। और यही जो ये मूवमेंट होता है, गजनवी आता है यहाँ, उसके बाद गोरी आता है, तो ये दिस रिजल्ट्स इन द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अच्छा, अब दिल्ली सल्तनत का माने यही है कि ये टर्किश रूल है, यानी ये तुर्कों का रोल है ओवर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हिंदुस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें हुकूमतें बनती है, गजनवियों की लाहौर वगैरह में तो होती रहती है, लेकिन असल में मोहम्मद गोरी आता है, फिर ऐबक आता है, इलबारी टर्क्स आते हैं। तो ये तमाम वही टर्की जो इनकर्शंस होते थे या वो जो नोमैडिक मूवमेंट थी, उसकी कल्मिनेशन यहाँ पे इसमें होती है। फिर आप देखिए, मतलब उसके बाद अगर आप मुगल्स को देखें तो ये मुगल भी असल में उसी इलाके से ताल्लुक रखते थे, और मंगोल, मतलब इनकी जो जिनोलॉजी है वो मंगोलों से भी मिलती है, यानी चंगेज से भी मिलती है, और खुद को तो वो गुरखानी कहते थे, यानी वो तैमूर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये बात अब आगे जब हम इस पे बात करेंगे कि हिंदुस्तान में टर्किश इनकर्जन्स, यानी यहाँ अरब आए थे, जिस पे हम बात कर चुके हैं, बट दे फेल टू एस्टैब्लिश, आप उसको स्टेट कहें या एम्पायर कहें, इन इंडिया। तो उनके बदले में क्या होता है कि यहाँ पे हुकूमत जो बनाते हैं वो अरब से नहीं आए थे, बल्कि वो इसी सेंट्रल एशिया से आए थे, वो टर्क्स थे। अब महमूद पर्शियनाइज्ड टर्क था, लेकिन बाद में जो इलबारी आते हैं वो तो टर्क, वो भी सारे टर्क्स थे। तो तुर्क लोग ही वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान में हुकूमत बनाई, और फिर आगे चल के यही रूल यहाँ पे होता है टर्क्स का। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो इसके बाद अब हम आएंगे, जिसको ज़्यादातर हमारे जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है, जब यहाँ पे इन्वेजन शुरू होते हैं, यानी हमला जब शुरू होता है फ्रॉम गजनवी, गजनी से आता है महमूद गजनवी का पीरियड, तो उस पे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। उसके बाद हम मोहम्मद गोरी पे आते हैं, और फिर हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। सो थैंक यू।